हेलो एवरीवन, वेलकम टू रसायन विद रविंदर। आज हम लोग बात करेंगे री नीट 2026 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है लैंथेनाइड से। यहाँ पर पूछा गया है कि लैंथेनाइड आयन हैविंग 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखनी थी। लैंथेनाइड की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जनरली क्या होती है? ये होता है हमारे पास 57, तो जेनॉन जो कि 54 है, 4f 1 to 14। ठीक है, जिसमें से आपको याद रखना है कि 2 और 8 नहीं होते हैं। ठीक है, 5d 0 या 1 हो सकते हैं, 6s2। ये जनरल कन्फिग्रेशन याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन पे अप्रोच लगाएं तो हमारे पास सीरियम है जिसके पास कितने हैं? 58 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो Xc 54, 4f 1, 5d 1, 6s2। यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन गए, हमारे पास क्या बचा? 4f1, मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और एक हमें याद रखना है गैडोलियम का। ठीक है, Xc 54, 4f 7, 5d 1, 6s2। ठीक है, अगर इसके 3+ की बात की जाए, अगर 3+ की बात की जाए यहाँ पर भी, तो 4f 7 होते हैं। ठीक है, 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया था कि यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास होंगे। ठीक है, अब हमारे पास सीरियम F1 है। ठीक है, इसके पास तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब गैडोलियम, इसके जस्ट नीचे आता है Tv। ठीक है, F7 था, 8 होता नहीं है, 9, F9। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो एक तो S में होंगे। यहाँ पर क्या है? S में इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही होंगे, तो ये 2 तो गए। उसके बाद यहाँ कितने बच गए? 8। तो ये 7f में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7 + 1 के फॉर्म में तोड़ दो, और ये इसके साथ एक के साथ पेयर कर लेगा, तो हमारे पास रिमेनिंग कितने बचेंगे? 6। तो Tb के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। अब Nd के पास, तो ये क्या होता है? La CPr Nd। तो यहाँ पर कितना था हमारे पास? 1। यहाँ पर 3, 2 होता नहीं है, 3, ये 4 हमारे पास। यहाँ पर S से 2 इलेक्ट्रॉन गए, और यहाँ से 1 गए, तो कितने बचे हमारे पास? 3। तो यहाँ पर 1 माइनस हो जाएगा, 4 - 1 3। हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो बचा कौन सा ऑप्शन? HO। HO के पास 3+। HO में देख लेते हैं कितने होते हैं। HO का होता है हमारे पास 4f 11। ठीक है, S से 2 इलेक्ट्रॉन गए और F से 1 इलेक्ट्रॉन गया, तो कितने बच गए हमारे पास? 10, F10। तो इसको लिख सकते हैं हम 7 + 3। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर कर गए, तो कितने बच गए हमारे पास? 4। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये इस तरह से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बोल दिया गया है कोई हाफ सेल रिएक्शन है Fe3+ से Fe2+ का E0 की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, यहाँ पर हमें सिंपल लगाना था N3E3 = N2E2 + N1E1। ये कहाँ से आता है? ये हमारे पास ΔG = -NFE। ठीक है, अब हमारे पास ΔG एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं शो करता है, एडिटिव प्रॉपर्टी शो करता है, और ΔE एडिटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। ठीक है, इसके कारण हम लोग ΔG को वैल्यू लेते हैं, डायरेक्ट ΔE को नहीं लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करके हमारा ये आता है। अब हमें E3 की वैल्यू पूछी गई है, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया गया, तो 1 × E3। यहाँ पर E2 कितना होगा? मान लो हमारे पास ये है Fe3+ से गया है हमारे पास Fe2, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे?
गेन करके, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके। वैल्यू कितनी है? -0.04। तो इसको ले लेते हैं हम लोग, E2 ही ले लेते हैं। तो 3 इंटू -0.04 प्लस, अब यहाँ पर देखो Fe2 प्लस से Fe3 प्लस गया और Fe2 प्लस हमारा किधर है? राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो इसको रिवर्स करना होगा, इसको करना होगा Fe से Fe2 प्लस। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो हमारे पास आएगी 0.44 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ 2 इंटू 0.44, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया? -1.2 प्लस 0.88, तो कितने हो गए? 670, 0.76। ये ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि NaCl है हमारे पास, NaCl है हमारे पास और साथ में H2SO4 है और इसका रिएक्शन हो रहा है MnO2 के साथ। तो ये क्या होगा? ये रिएक्शन है क्लोरीन की प्रिपरेशन की, ठीक है। ये P ब्लॉक में आपको मिल जाएगी रिएक्शन। ओल्ड एनसीईआरटी में आपको P ब्लॉक में मिल जाएगी ये रिएक्शन। क्लोरीन की प्रिपरेशन में ग्रुप 17 में आपको ये रिएक्शन मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर है MnO2 +4 में है, SO4 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? जनरली MnSO4 का कॉम्प्लेक्स बना देगा, ठीक है। Na2SO4 मिल जाएगा हमारे पास, वाटर हो जाएगा और साथ में Cl2 गैस हमारे पास मिल जाएगी। तो ये +4 से +2 की और रिएक्शन हो रहा है, तो क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो यहाँ क्या बोला था? ऑक्सीडेशन। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। सेम अगर इसी रिएक्शन को हम NaI की प्रेजेंस में कर दें, H2SO4 के साथ और MnO2 के साथ, ठीक है, MnO2 के साथ, तो ये फिर से MnSO4 बना देगा, I- ऑक्सीडाइज होकर I2 बना देगा। तो Mn+4 से +2, यहाँ पर क्या हुआ? रिडक्शन, Mn का रिडक्शन हुआ है। तो बिल्कुल सही बात है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? गलत, दूसरा हो गया सही। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास है द कॉम्प्लेक्स विच आर फेसियल मेरिडोनियल आइसोमर्स। तो फेसियल और मेरिडोनियल आइसोमर्स कौन बनाते हैं? Ma3B3 टाइप के, ठीक है, जो आइसोमर्स होते हैं। A4A2 ये बना देगा हमारा सिस ट्रांस, ये नहीं होगा। यहाँ पर क्या है? सिमेट्रिकल लिगेंड है ए टाइप का, A1A2 टाइप, ये भी नहीं बनाएगा, सिस ट्रांस बनाएंगे। A3B3 ये बना देगा हमारे मेरिडोनियल और फेसियल, ठीक है। अब कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड कहाँ होता है? आसपास के, जहाँ पर आसपास में डाइन हो, जैसे इस तरह से 1,3-ब्यूटाडाइन हो गया। तो यहाँ पर कहाँ हो गया? 1,3, ठीक है। ज्योमेट्री मैच करनी थी कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। PCl5, तो P फॉस्फोरस हमारे पास 5 है, 5 लिगेंड बना इसके साथ इंटरेक्शन कर गया। तो ये हमारे पास Cl और यहाँ पर एक Cl और Cl, ये क्या बना दिया हमारे पास? TBP। तो A का हमारा 3 हो जाएगा, A का 3 सब में है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। तो ऑप्शन 3 एलिमिनेट हो गया, ठीक है। BrF5, ब्रोमीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 7 प्लस कितने के साथ रिएक्शन बॉन्ड बना लिया? 5 के साथ। तो ये हमारे पास 5 के साथ बॉन्ड बना लिया है। अभी 2 लॉन पेयर बार की है, तो ये कितना हो जाएंगे? इसको 1 कंसिडर करेंगे, स्टेरिक नंबर आ जाएगा 6, ऑक्टाहेड्रल टाइप का कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो ये क्या बना देगा? स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। ये इस तरह से और यहाँ लॉन्ग पेयर, ठीक है। तो स्क्वायर पिरामिडल। BF4 क्या बना देगा हमारा? 4 लिगेंड है बोरॉन के साथ, तो ये टेट्राहेड्रल,
NiCO4 क्या बनाता है? स्क्वायर पिरामिडल। जब भी निकेल का केस हो, जब भी हमारे पास निकेल 2+ का केस हो, ठीक है, यहाँ पर अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है, तो ये हमेशा डाईमैग्नेटिक होगा और स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स देगा, ठीक है। अगर न्यूट्रल में है स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ, तो ये हमारा दे देगा टेट्राहेड्रल एंड डाईमैग्नेटिक, ठीक है। अगर हमारे पास Pt2+ और प्लेडिनम 2+ है, एनी लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या फिर हमारे पास वीक लिगेंड हो, ये हमेशा डाईमैग्नेटिक देंगे और स्क्वायर प्लानर बनाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? DsP2 और ये बना देंगे हमारे पास DsP2, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी का 4, ए का 3, ठीक है, सी का 1, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक मिनट, ए का 3, बी का 4 होना चाहिए था। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, ये हमारा 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ना कि 2। एमिनो एसिड दैट गिव्स ए रेड ब्लड कलर ऑन ट्रीटिंग इट्स सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट विथ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। अब ये हमारे पास लसैग्ने टेस्ट है। लसैग्ने टेस्ट कौन कौन देता है? नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन ग्रुप और साथ में फॉस्फोरस, ठीक है। और जब भी नाइट्रोजन और सल्फर साथ में रहेंगे तो ये हमारा क्या दे देगा? रेड ब्लड कलर। रेड ब्लड कलर वही पूछा गया था। अब आपको सिर्फ देखना था अमीनो एसिड में नाइट्रोजन और सल्फर किसके पास है, ठीक है। यहाँ मिथ्योनिन है हमारे पास, मिथ्योनिन में क्या रहता है? सल्फर और नाइट्रोजन। क्या से रहता है? तो ठीक है, इस तरह से यहाँ पर CH2 होगा, यहाँ हमारे पास CH2 होगा और ये CH3, ठीक है, इस तरह से। अब ये रिएक्शन पढ़ने में काफ़ी लंबा लग रहा है, लेकिन क्या पूछा गया है वो चीज़ें हमें देखनी है। यहाँ पर सबसे पहले नज़र रखनी है कि क्या पूछा गया है। द स्टैंडर्ड इंट्रोपी चेंज पूछी गई है, डेल्टा S0 की डिमांड की गई है, ये क्या होगा, ठीक है। टेम्परेचर हमें दिया गया है, तो टेम्परेचर नॉन है। इंथैल्पी चेंज डेल्टा H हमें दिया गया है और डेल्टा S पूछा। ऐसा कोई रिलेशन है डेल्टा S, डेल्टा H और डेल्टा T का? और इक्विलिब्रियम में यहाँ पर क्या है? इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? इक्विलिब्रियम पे हम लोग जानते हैं तीनों के बीच ऐसे जनरल रिलेशन क्या जानते हैं? डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल S, ये जानते हैं हम लोग। स्टैंडर्ड कंडीशन पे ये हो जाएगा। अब डेल्टा G क्या होता है इक्विलिब्रियम पे? 0, तो डेल्टा H माइनस T डेल S, ठीक है। तो डेल्टा S0 क्या आ जाएगा? डेल्टा H बाय T। ये हमें दे दिया गया था 666 किलो जूल मोल इनवर्स, और टेम्परेचर हमारे पास कितना है? 60 डिग्री C, तो 273 प्लस 60 इक्वल टू 3 और 3, तो ये केल्विन में था, ये हमारे पास 2, तो आ जाएगा 2 किलो जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। 2A से K से B बन रहा है, K है 1 और इनिशियल कंसंट्रेशन दे दिया गया है, टाइम टेकन टू कंप्लीट 75%।
2A से कोई रिएक्शन हो रहा है, B बना रहा है, और टाइम 0 पे ये 2 था, ये 0 था। उसके बाद टाइम T पे ये 75% कंप्लीट हो गया, मतलब 1.5 कंप्लीट हो गया। 1.5 कंप्लीट हो गया, बच गया हमारे पास 0.5 बच गया। ठीक है, ये है जनरल। और उन्होंने पूछा इसके लिए टाइम कितना लगेगा। तो 2A से B बन रहा है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, -1/2 dA/dt इक्वल टू K इंटू A, ये था। और जीरो ऑर्डर के लिए यहाँ पर -TA/dt इक्वल टू जीरो ऑर्डर के A की पावर 0 कुछ भी होगा तो क्या हो जाएगा, 1K आ जाएगा, और -TA इक्वल टू 2K dt। ठीक है, जो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के लिए या जीरो ऑर्डर के लिए डेरिवेशन करते सेम करते जाना था। बस ये था, क्वेश्चन में आपको डेरिवेशन पूछ दी गई थी, तो यहाँ इंटीग्रेशन लगा देंगे और लिमिट लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट यहाँ पर A के लगा देंगे, A0 और AT, K की वैल्यू 1 दे दी गई थी, तो T 0 से T। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, -80 + A0 इक्वल टू 2T। ठीक है, और AT की वैल्यू कितनी दे गई है, -0.5, और A0 की वैल्यू 2 है, तो यहाँ 2T, तो 1.5 बराबर 2T, और T इक्वल टू 0.75। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा आंसर 0.75। नेक्स्ट क्वेश्चन है FeOX3- इज कायरल। ठीक है, और यहाँ हमारे पास FeOX3 2- ऑक्सलेट है, तो Fe ऑक्सलेट में क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं तो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, तो ये हो जाएगा कायरल। ठीक है, तो पहला हमारे पास सही है। ठीक है, ट्रांस CrH2O2OX- इज ए कायरल। कायरल पूछा गया है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, Cr यहाँ पर OH2 यहाँ पर हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, OH2 आपस में रिफ्लेक्ट करेंगे, और नाइट्रोजन आपस में रिफ्लेक्ट करेंगे, यहाँ पर नाइट्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, POS प्रेजेंट है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, ए कायरल। ठीक है, इस तरह से प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें। Fe क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है, क्रोमियम। अब आपको प्लेन पास करना है, ये ऊपर नीचे है। ठीक है, ये इस तरह से नहीं है, एक प्लेन में रख के देखो। अब यहाँ से सिमेट्रिकल काटते जाओ, तो ये ए एक दूसरे को आपस में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बी को कर रहा है, यहाँ पर भी सेम बी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ए को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और ये सी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या है, POS प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा और ई कायरल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा स्टेटमेंट गलत है, तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत, ये ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ बोला गया है कि जनरली 3D ट्रांजिशन मेटल हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो कि सही बात है।
क्यों ऐसा होता है? क्योंकि 3d इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एडिशन कर लेते हैं 4s इलेक्ट्रॉन में इंट्रा एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग के थ्रू। तो ये बिल्कुल असर्शन और रीज़न एक दूसरे का सही है। तो बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट और करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये पूरी लाइन एनसीईआरटी से उठा के जैसे है बुक में उसी तरह दे दी गई है। तो एनसीईआरटी के कुछ थियोरेटिकल जैसे डी एंड एफ चैप्टर हो गए, ये सब थियोरेटिकल यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो इन सब लाइन को एकदम गो थ्रू करना होता है। Among the species given below, the spin only magnetic moment is highest for कोबाल्ट 3+ है हमारे पास। यहाँ हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्या क्या है? 3+ है, ठीक है। और उसके बाद टाइटेनियम H2O6 है, टाइटेनियम H2O6 3+ है। MnCN6 3+ है, 3- है। और FeCN6 3-। अगर इनके मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए तो यहाँ पर क्या होगा? कोबाल्ट 3+ में है, टाइटेनियम 3+ में है, Mn 3+ में है और Fe 3+ में है, ठीक है। अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? D6, D1, D4 और D5, ठीक है। लिगेंड की बात की जाए तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में पेयरिंग होगी। ये हो गया हमारे पास T2G Eg। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। यहाँ 1 2 3 एक ही है तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? म्यू इक्वल टू √n+2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास? 1 के लिए 1.73 के आसपास आ जाएगी वैल्यू। 4 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 और ये 4। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसका आ जाएगा 1.73। यहाँ पर 2 है तो ज़्यादा ही आएगा, 2.83 के आसपास। तो इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। According to crystal field theory, the correct order of ligand with respect to their decreasing order of field strength। सबसे पहले जितना ज़्यादा पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, सबसे ज़्यादा पाई एक्सेप्टर क्या है? C, ठीक है, कार्बोनिल। फिर नाइट्रोजन, अमोनिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कार्बोनिल, देन अमोनिया, देन वाटर, Cl, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है पोटास एलम द रेशियो ऑफ K+ एंड SO4 2-। तो पोटास एलम डबल साल्ट हमारे पास क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 का होल 3.24H2O, ठीक है, ये है। तो हमारे पास पोटेशियम कितने हैं? 2 और SO4 कितने हैं हमारे पास? 4। तो ये कितना आ जाएगा? 1/2। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। The first ionization enthalpy of oxygen is lower than that of nitrogen and F। फ्लोरीन का जेड इफेक्टिव ज़्यादा, तो उसका क्या हो जाएगा? आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा, तो P5। देन होना किसका चाहिए था? ऑक्सीजन का होना चाहिए था P4 का, लेकिन नाइट्रोजन में हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, तो जिसके कारण क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। देन हमारे पास ऑक्सीजन P4 आ जाएगा, ठीक है। ये ऑर्डर होता है। अब पूछा गया कि द लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन लीड्स टू स्टेबल हाफ फील्ड p ऑर्बिटल, ठीक है।
अब ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास P3 आ जाएगा। बिल्कुल सही है। तो मतलब असर्शन सही है, रीज़न हमारा सही। क्या एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है? तो P4 है हमारे पास और यहाँ पर हमारे पास P3 है। तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। पर ये नहीं होता है रीज़न। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन एक ही और सेल में होने के कारण, ऑर्बिटल में होने के कारण, p ऑर्बिटल में होने के कारण यहाँ पर हो जाता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। ठीक है। और इस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो हो जाती है कम। ठीक है, ये रीज़न होता है। तो यहाँ पर बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट, वो नॉट एक्सप्लेन कर रहा है, एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो ये हो जाएगा हमारे पास फोर्थ ऑप्शन। ठीक है। अब हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ पैरा नाइट्रोटोल्यूइन विथ एसिडिक KMnO4 गिव्स एन एसिड दैट इज स्ट्रॉन्गर देन बेंजोइक एसिड। पहला स्टेटमेंट है हमारे पास कि टोल्यूइन पैरा नाइट्रोटोल्यूइन है। ठीक है, पैरा नाइट्रोटोल्यूइन है। ठीक है। अब इसका अगर हम एसिडिक मीडियम में KMnO4 के साथ रिएक्शन कर देंगे तो ये हमारा ऑक्सीडाइज होकर बेंजोइक एसिड दे देगा। तो ये हमारे पास आ गया पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है। और हमारे पास बेंजोइक एसिड है, तो इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक क्या कौन होगा? तो नाइट्रो ग्रुप लग गया है, तो यहाँ पर -M इफेक्ट से अपनी तरफ खींचेगा और ये H+ अगर जाएगा तो ये क्या होगा, स्टेबल करेगा रेजोनेंस के थ्रू। तो -M इफेक्ट क्या करेगा, एसिडिटी को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो पहला स्टेटमेंट जी बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट हमारे पास सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट है कि पैरा नाइट्रोटोल्यूइन को अगर SnHCl के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो एक एमीन गिव्स एन एमीन हमें मिल रहा है दैट इज मोर बेसिक देन एनिलीन। यहाँ पर अगर हम SnHCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो हमें मिल जाएगा पैरामिथाइल एनिलीन और एनिलीन। ये क्या करेगा, +I इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को देगा, तो जिसके कारण NH2 की क्या हो जाएगी, बेसिसिटी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है। The following carbocation is stabilized by the interaction of the empty p orbital with, यहाँ पर हमारे पास empty p orbital है, तो यहाँ पर क्या करेगा, हाइड्रोजन का ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड क्या करेगा, इसको अपने इलेक्ट्रॉन देगा हाइपर कॉन्जुगेशन से। ठीक है। तो सिग्मा टू पाई, ठीक है, ये इंट्रैक्शन हो रहा है, सिग्मा टू p ऑर्बिटल का इंट्रैक्शन हो रहा है, तो सिग्मा क्या है, फील्ड ऑर्बिटल। ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, पाई से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है। तो फील्ड सिग्मा एंड फील्ड पाई इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेव फंक्शन और रेडियस के बीच में ग्राफ दे दिया गया, आपको नोड पूछे गए हैं, कितने 2 रेडियल नोड किसके पास है। तो यहाँ पर तो कोई भी नोड पास नहीं हो रहा है ऑरिजिन के थ्रू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, यहाँ पर भी नहीं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ऑरिजिन के थ्रू, एक यहाँ पर नोड, यहाँ पर एक, तो यहाँ पर कितने हैं, 2 नोड्स, और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही है, यहाँ पर एक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1।
द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ द गिवन साल्ट इन वाटर एट 298। KSP हमें दे दी गई है और सॉल्युबिलिटी पूछी गई है, ठीक है। तो हमारे पास इसको करने के दो तरीके हैं, या तो फुल डिटेल में सॉल्व करो या एक इन टर्म्स को देखो 10 टू द पावर -13, 10 टू द पावर -15, 10 टू द पावर -18, ठीक है। ये वैल्यू बहुत दूर की है और यहाँ पर एक ऑप्शन में Hg2Cl2 और Hg2Cl2 में वैल्यू ज़्यादा है और ZnOH और AgBr में वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो मतलब हमें एक की वैल्यू देख लेनी है कंपैरिजन करके। तो सबसे पहले हमारे पास AgBr है, ZnOH का होल 2 है, क्योंकि कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, Hg2Cl2, ठीक है। और एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता इसको करने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास S², यहाँ पर Zn पूछेगा तो S 2S, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4S3, यहाँ पर भी 4S3, ठीक है। अब यहाँ पर KSP और S के बीच में रिलेशन क्या आएगी 1/2। सिर्फ हम इस टर्म को लेकर नहीं चल रहे हैं, ठीक है। और S = KSP 1/3 और यहाँ पर भी वैल्यू आ जाएगी KSP 1/3। इसकी वैल्यू कितनी गई है 10 टू द पावर -13, यहाँ पर है 10 टू द पावर -15, यहाँ पर 10 टू द पावर -18। अगर सॉल्युबिलिटी की वैल्यू हाफ, यहाँ पर 1/2 है, तो ये क्या आएगी 10 टू द पावर -6 मान लेते हैं अप्रोक्स, यहाँ पर 10 टू द पावर -5 अप्रोक्स मान लेते हैं, यहाँ पर 10 टू द पावर -6 आएगी अप्रोक्स, ठीक है। तो यहाँ से देख के हमारे पास ऑर्डर ये निकल के आ रहा है कि ZnOH2 की वैल्यू ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ से डिटेल सॉल्व करना होगा, Hg2 और Cl2 में किसकी वैल्यू ज़्यादा है वो हमें डिटेल में सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से एक आइडिया लग गया कि ZnOH2 की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, क्योंकि 10 टू द पावर -5 आ रहा है वैल्यू के आसपास। तो यहाँ से हमने ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू देख लिया कि ZnOH की वैल्यू सबसे ज़्यादा एक ही ऑप्शन में है, सेकेंड में। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1:3 इलेक्ट्रोलाइट इन एन एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या होगा, डिसोसिएट किस में होंगे, यहाँ पर 1 कैटायन प्लस 3 Cl - anion। तो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पेप्टाइड एंड प्रोटीन इन बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर पेप्टाइड चेंज हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ये आप एक दूसरे में चेन के थ्रू बंधे रहते हैं, ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो जो थियोरेटिकल चैप्टर है उसकी एनसीईआरटी की लाइन आपको एक बार गो थ्रू करनी ही पड़ेगी, ठीक है। इस तरह के स्टेटमेंट क्वेश्चन आपको फंसा देते हैं। अब जैसे इस तरह के क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लग जाता है, लेकिन अगर आपको थ्योरी पता है तो वहाँ पर तो आपको थ्योरी देखनी ही पड़ेगी। अब यहाँ पर क्या है, Mg डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर NH2 क्या है H। तो ये क्या है हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन H+। तो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी हमारे पास, एसिड बेस रिएक्शन। तो ये हमारे पास ये डेल्टा नेगेटिव इस हाइड्रोजन को ले लेगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। ये हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रीजन हमारे पास दो ही तरह की रिएक्शन दिखाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। In an acidic medium 10 ml of 0.25 m oxalic acid titrated with KMnO4, ठीक है। एसिडिक मीडियम में KMnO4 के साथ टाइट्रेट कर रहे हैं और स्ट्रेंथ पूछी गई है KMnO4 की। तो COOH ऑक्जेलिक एसिड CO2 बनाता है
तो यहाँ पर कितने हैं +6, तो ये +4, मतलब तो हमारे पास जेड फैक्टर की वैल्यू है यहाँ पर। सेम कि MnO4 किस में जाता है Mn2+ में, तो यहाँ +7 है तो ये +2, 5 हो जाएगा हमारे पास जेड फैक्टर। तो यहाँ सिंपल नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट लगा देंगे N1V1 बराबर N2V2, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास N1Z1V1 बराबर M2Z2 इंटू V2। V2 हमारे पास सेम है 10 ml 10 ml, इसको कंसिडर नहीं करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 0.25 इंटू 2 इक्वल टू 5 इंटू M2। M2 कितना आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 0.1, हमारे पास ये आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एल्किन का रिएक्शन है बर्च रिडक्शन और लिंडर कैटलिस्ट के साथ, तो बर्च के साथ हमें पता ही है ये बना देगा ट्रांस और ये बना देगा हमारे पास सीस। ठीक है, उसके बाद एंटी मार्कोनिक रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ मार्कोनिक रिएक्शन हो जाएगी, तो ये हमारे पास पीएच एक तो हमारे पास ये ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा और एक हमारे पास बनेगा सिस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये क्या क्या है के और एल, ये हमारे पास एल है ये के है। ठीक है, अगर इसको फर्दर हमने रिएक्शन की है एंटी मार्कोनिकॉफ के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा पीएच, यहाँ पर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, पर एंटी का मार्कोनिक है तो लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन और बी, ये हमारे पास आ गया कायरल सेंटर। ठीक है, सेम अगर इसका रिएक्शन हम कराएंगे मार्कोनिक रूल के साथ, तो पीएच यहाँ मोर स्टेबल के पास ब्रोमीन आएगा Br, ठीक है, ये हमारे पास दो प्रोडक्ट आ गया और ये कायरल सेंटर। तो ये अपने क्या हुआ है पोजीशन चेंज की हुई है। ठीक है, यहाँ पर तो हमारे पास की M एंड N जियोमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं, ये दोनों आपस में क्या है देखो सिर्फ पोजीशन चेंज हुई है यहाँ पर, तो ये दोनों आपस में कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। ठीक है, तो पहला हमारा गलत हो गया। M और N स्टीरियो आइसोमर्स है नहीं, K एंड L जियोमेट्रिकल आइसोमर बिल्कुल सिस ट्रांस है, K और L इनन्सिमर्स है नहीं, ये दोनों डाइस्टीरियोमर्स है, तो ये भी गलत हो गया। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी, इनकी पोलैरिटी का ऑर्डर बताना है आपको। यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड प्लस रेजोनेंस भी है, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पर डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा सबसे ज़्यादा हमारे पास डी, देन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रो ये अल्कोहल, देन कीटोन, फिर हमारे पास ईथर, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, 1 मोल का रिएक्शन है आइडियल गैस के साथ, ये फिगर दी गई है, और W1 W3 W4 रिप्रेजेंट वर्क डन इन कैलोरीज इन प्रोसेस 1 2 3 4 रिस्पेक्टिवली, डेल्टा U2 U4 आर चेंजेस इन इंटरनल एनर्जी फॉर द प्रोसेस 2 एंड 4, ये ऑप्शन दिए गए हैं। इन्होंने कहा है 2 और 4 एडियाबैटिक है। ठीक है, मतलब यहाँ पर Q0 है Q0 है। ठीक है, मतलब W2
और W4 में हमारे पास Q0 है। अगर Q0 है तो U इक्वल टू होता है Q प्लस W, तो U इक्वल टू आएगा W। ठीक है, यह हमारे पास एडियाबैटिक है। और एडियाबैटिक के लिए वर्क डन का फार्मूला क्या होता है? NCV T2 माइनस T1। ठीक है, इतनी कहानी है। यहाँ पर वॉल्यूम क्या है? प्रेशर है, प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, अगर हम देखें V1 से V2 की ओर जा रहा है, V1 से V2 की तरफ, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। पहले मेरे पास कुछ वॉल्यूम था, V1 था, अब फाइनल वॉल्यूम हमारे पास V2 हुआ है, तो एक्सपेंशन हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्सपेंशन। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ से इस तरह से देखो, यहाँ पर है वॉल्यूम V1, V4, V2, V3। अब हमारे पास वॉल्यूम है V3। ठीक है, और वॉल्यूम जा रहा है V4 की ओर, V3 से V4 मतलब ज़्यादा से कम की ओर। ठीक है, पहले हमारे पास वॉल्यूम ज़्यादा था। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास V3 था ज़्यादा, ये इनिशियल था। अब ये हमारे पास V4 आ गया कम, तो ये क्या हुआ है? कंप्रेशन। तो ये हमारे पास हो गया कंप्रेशन। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर क्या होगा? P2 है और वॉल्यूम V2 था। ठीक है, और ये जा रहा है V3 की ओर, V2 से V3 की ओर, ज़्यादा की ओर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्सपेंशन, और ये हमारे पास हो जाएगा कंप्रेशन। ठीक है, तो हमारे पास W1 है, क्या हो जाएगा? वर्क डन का रिवर्सिबल के लिए क्या फार्मूला होता है? -nRT ln V2/V1। ठीक है, तो W1 हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 मोल था और 2 है, तो -2T, यहाँ क्या है? टेम्परेचर T1 है, तो T1 ln V2/V। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास? W3 करेंगे -2T2 ln V3। इनिशियल था, कहाँ जा रहा है? V4, तो ये हो जाएगा हमारे पास V4/V1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया रिवर्सिबल की कहानी। अगर एडियाबैटिक की देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास W1 हो जाएगा NCV, 1 मोल के लिए CV T2 माइनस T1, और W2 और W4 हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर क्या हुआ है? कंप्रेशन, तो मतलब वर्क डन नेगेटिव, -CV T2 माइनस T1। ठीक है, तो इन सब को अगर ऐड करें तो ये प्लस, ये माइनस, तो ये कट जाएंगे। ठीक है, सिर्फ हमारे पास क्या रह जाएगा? W1 और W3, तो W1 प्लस W3 हमारे पास क्या आ जाएगा? -2T1 ln V2/V1 -2T2 ln V3 V4/V3। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन देखते हैं,
ये ऑप्शन तो नहीं होगा। वर्क डन टोटल नेगेटिव, जीरो कभी भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा है, -2T1 V2/V1 -2T2 ln V3 V4/V3। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। ग्रीन परमैग्नेटिक स्पेसिस फॉर्म बाय हीटिंग KMnO4। अगर हम KMnO4 को हिट करेंगे तो हमें मिल जाएगा K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, K2MnO4। 3 सिग्निफिकेंट फिगर पूछा गया है, 70,0,145 और 21,0,235। अगर 5 के जस्ट इधर इवन है तो ये क्या होगा, डज नॉट चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ अगर 5 के इधर ऑड है तो 1 का एडिशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 0 का होगा, यहाँ पर 1 का होगा। तो 17,0,1 यहाँ पर है और यहाँ है, ये ऑप्शन एलिमिनेट। उसके बाद 21,024 तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो गया 21,024। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट। हमने 73 कर लिया ना, अब हम लोग आते हैं 74। ठीक है। ट्रांसब्यूटेन 2-इन अपॉन ट्रीटमेंट विथ Br2 in CCl4 give the following product. Cis-but 2-इन अपॉन ट्रीटमेंट विथ अल्कलीन KMnO4 gives the following product. ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एक हम याद रख सकते हैं, इसके लिए एक ट्रिक है, टैम और कार। ठीक है, टैम और कार क्या है, जब भी हमारे पास सबस्ट्रेट, रिएजेंट, ये 3 चीज मिलकर क्या बनाती है, 2 चीजें मिलकर क्या बनाती है, प्रोडक्ट। अगर हमारे पास सबस्ट्रेट ट्रांस है, रिएजेंट हमारा एंटी एडिशन दे रहा है, तो प्रोडक्ट हमारा मेसो होगा। ठीक है। या फिर इस तरह भी कर सकते हैं, अगर हमारा सबस्ट्रेट सिस है, रिएजेंट हमारा सिस है, तो ये हमेशा मेसो देगा। ठीक है। अगर हमारे पास सबस्ट्रेट ट्रांस है और रिएजेंट हमारे पास सिस है, ठीक है, मतलब सीन एडिशन कर रहा है, सीन एडिशन, तो ये हमें देगा रेशमिक मिक्सचर। ठीक है। अगर वही सिस है और एंटी एलिमिनेशन दे रहा है या एंटी एडिशन दे रहा है, तो ये देगा रेशमिक। ठीक है। तो इसी को ट्रिक है TAM, कोई एक याद रखना है, और ये CAR, कार। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ हमारे पास है कि ट्रांसब्यूटीन ब्यूट 2-इन है, उसको KMnO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या देगा। तो ये हमारे पास ट्रांस है, Br2 CCl4 एंटी एलिमिनेशन देता है, मेसो प्रोडक्ट होना चाहिए। क्या ये मेसो है? सबसे पहले इसे हम लोग
चेंज करेंगे 100 हर्ट्ज में, यहाँ ब्रोमीन, ये हमारा फ्रंट कार्बन रहता है, सामने जो हमें सामने दिख रहा है ये वाला बैक, तो फ्रंट हो गया हाइड्रोजन Me और Br। ठीक है, ये है, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग एक बार। हमारे पास था ब्रोमीन Me और H, इसको सबसे पहले हम लोग 100 हर्ट्ज में चेंज करेंगे। ये फ्रंट कार्बन है, ये हमारा फ्रंट है, ये भी हमारे पास सामने की ओर है तो फ्रंट है। ठीक है, तो ये ब्रोमीन Me और हाइड्रोजन, जिस तरह से उसी तरह लिख लेना है। ये हमारे पास इक्लिप्स फॉर्म आ गई। ठीक है, ये इक्लिप्स फॉर्म है। अगर सीधा वाई और उल्टा वाई हुआ तो ये मान लेना आप इक्लिप्स फॉर्म है। ठीक है, अब हमें इसका फिशर फॉर्म बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको रोटेशन करके एक तरफ लेके आओ। ठीक है, इस ब्रोमीन को रोटेशन करो। ठीक है, ये मैंने क्या किया, यहाँ रोटेशन करा दिया 120 का। तो ये हमारा ब्रोमीन यहाँ आ गया, हाइड्रोजन इधर, मिथाइल इधर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास CH3 ठीक है, ये फ्रंट है तो Br H, और यहाँ पर क्या है H Br। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो ये मेसो नहीं है। ठीक है, ये मेसो नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत। सेकेंड देखते हैं, cis but 2ene अपॉन ट्रीटमेंट विथ अल्कलीन KMnO4 गिव्स द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ठीक है, सेम इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से बना लेंगे। इसका इक्लिप्स फॉर्म दिया हुआ है तो इक्लिप्स फॉर्म में बना लेंगे OH HMe। ठीक है, अब इसको रोटेशन में ले आएंगे हम लोग, तो Me OH H OH H। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास CH3 इस कार्बन की बात की जाए तो OH H, यहाँ पर भी OH H, तो यहाँ पर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, तब दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, सही। तो फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकेंड करेक्ट। CrO2 Cl2 CaCl2 हाइड्रोलाइसिस, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना देगा, बेंजल्डिहाइड। इटार्ड रिएक्शन है। ऑन ट्रीटमेंट विथ ब्रोमीन वाटर कंपाउंड की P गिव्स ए वाइट प्रेसिपिटेट, नहीं, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन होगा ही नहीं। कंपाउंड P ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजाइल क्लोराइड विथ PdBSO4, ये कौन सा रिएक्शन है, रोजनमंड रिएक्शन। अगर कंपाउंड P कहाँ से मिल जाएगा, अगर हम बेंजॉइल क्लोराइड
PHCOCl का रिएक्शन अगर हम H2PDBSO4 के साथ करेंगे तो CHO बेंजल्डिहाइड प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, सही। विटामिन दी गई है और उसका सोर्स पूछा गया है, तो विटामिन ए का सोर्स क्या होता है, कैरोट। विटामिन ए का सोर्स A4, यहाँ पर हमारे पास A4 दो जगह है, तो ये कट गया हमारे पास। विटामिन B12 कहाँ से मिलता है हमें, मीट से, तो B का 1, A4 B1, C का हो जाएगा 2, ठीक है, और D का हमारे पास 3, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। The amount of carbon dioxide evolved upon complete combustion of 116 ग्राम of N-butane। N-butane है हमारे पास C4H10, N-butane है। अगर इसका कंबशन करेंगे तो हमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, CO2 + H2। इसको बैलेंस करेंगे, C4 है तो 4, 10 है तो 5, तो 4 यहाँ पर कार्बन हो गए, 8 यहाँ पर क्या हो गए, ऑक्सीजन, और यहाँ पर 5, मतलब यहाँ पर आएंगे हमारे पास 13/2 ऑक्सीजन। ठीक है, बैलेंस हो गए। अब हमें कहा गया है कि 116 ग्राम N-ब्यूटेन कितना देगा, तो सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे N-ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर मास, ये हो जाएगा 58 ग्राम। ठीक है, ये कितना मिल रहा है हमें, 44 × 4, इतने ग्राम मिल रहा है इतने से, तो 1 ग्राम से कितने मिलेंगे हमें, 44 × 4 डिवाइडेड बाई 58, और 116 ग्राम, 116 ग्राम से कितने मिलेंगे, तो 441 58 × 16, तो ये हमारा 2, तो 44 × 8, ठीक है, 2 352 ग्राम। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। द कंपाउंड दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम द एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही है, मतलब यहाँ पर सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन भी हो रही है, तो यहाँ पर सबसे पहले ही अल्फा हाइड्रोजन है, रिएक्शन यहाँ पर होगा। ठीक है, एक बार रिएक्शन यहाँ पर होगी और एक बार ये अपने आप में आपस में रिएक्शन करेगा, तो दोनों देख लेते हैं। अगर हमारे पास ये है और यहाँ हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है, बेस एसिडिक हाइड्रोजन को लेगा, ठीक है, ये इस तरह से कॉन्जुगेशन में जाएगा। ठीक है, ये बना हमारे पास, इनोलेट बन गया। अब हमारे पास PHC डबल बॉन्ड OH है, ठीक है, ये यहाँ इस तरह से, ये इस तरह से आएगा। PH, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस करने के बाद ये क्या बना देगा हमारे पास,
ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन है और उसके बाद अगर हीट देंगे हम यहाँ पर इस तरह से होगा। अब यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन है, या तो सिस प्रोडक्ट बने या तो ट्रांस। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे, सिस प्लस ट्रांस, ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ से। तो हमारा ये भी प्रोडक्ट मिलेगा और ये भी प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है सेल्फ एल्डोल रिएक्शन अगर होगी तो यहाँ पर रिएक्शन होगी इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरह से डबल बॉन्ड आ जाएगा। और इधर ये आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, हमारे पास ये प्रोडक्ट मिलेगा। अब इस कंडीशन में हमें क्या देखना था क्वेश्चन में सबसे पहले हमें देखना था ये वाला अल्फा हाइड्रोजन है तो ये एसिडिक हाइड्रोजन ही रिमूव होगा। एसिडिक हाइड्रोजन है, हीट करेंगे यही हाइड्रोजन रिमूव होगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पर अगर हाइड्रोजन नहीं है तो हमारा सिर्फ ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक है। अगर ये हाइड्रोजन रिमूव होगा तो यहाँ पर अगर एक कार्बोनिल ग्रुप था तो इस तरफ में कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ इस तरफ एसिडिक हाइड्रोजन था। तो यहीं से एक रिमूव होके यहाँ डबल बॉन्ड बनता। तो यहीं पर एक पॉसिबिलिटी थी हमें डबल बॉन्ड आने की, तो ये हम देख सकते थे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम हैज मैक्सिमम कोवेलेंस ऑफ 4। नहीं, ये तो गलत है, ये 6 भी बनाता है। अल्मोनियम भी 6 बनाता है। बोरॉन के पास 4 होती है कोवेलेंसी, सही है। टेट्रा एमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट 3 हमारे पास है टेट्रा एमीन। तो यहाँ पर ये तो ऑप्शन होगा नहीं, इसको तो पहले ही आप काट दो। टेट्रा एमीन यहाँ पर है, यहाँ पर है। उसके बाद एक्वा है यहाँ पर, क्लोराइडो यहाँ पर है और 3 है, तो यहाँ पर तो 2 ही बनेगा। तो हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म बाय मिक्सिंग ऑफ लिक्विड P एंड Q, डेल्टा मिक्स H इक्वल टू 0 एंड डेल्टा मिक्स B इक्वल टू 0। बिल्कुल सही बात है। नो इंट्रैक्शन ऑकर बिटवीन P एंड Q, नहीं। अगर मेरे पास टॉल्यूइन या आयोडोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन है तो इनके बीच कुछ तो इंट्रैक्शन होगा ही। यहाँ पर क्या बोला गया है राउड लॉ के अकॉर्डिंग, अगर ए और बी इंट्रैक्शन कर रहे हैं तो इनके बीच में जो इंट्रैक्शन होगा वो बराबर ही होगा। तो ऐसा नहीं है कि दोनों के बीच नो इंट्रैक्शन, कुछ तो इंट्रैक्शन होगा ही। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो पहला हमारे पास सही है, दूसरा गलत। आइडेंटिफाई द रिएक्शन विच गिव्स एनिलीन। साइनाइड का रिडक्शन करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, PHCH2NH2, ठीक है। एमीन मिल जाएगा यहाँ पर प्राइमरी
ये कौन सा एमाइड का रिएक्शन अगर KOH ब्रोमीन वाटर के साथ करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा PHNH2 हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। नाइट्रोबेंजीन NaBH4 के साथ रिएक्शन नहीं देता है। NHCOCH3 का HClH2O के साथ करेंगे रिएक्शन तो ये क्या करता है, एनिलीन का डीप्रोटेक्शन कर देता है, एनिलीन का डीप्रोटेक्शन करता है। यहाँ हमारे पास NHCOCH3 है और H2O प्लस HCl के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बना देगा, H3O प्लस Cl माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर रिएक्शन होगा, यहाँ पर H प्लस आ जाएगा, यहाँ पर OH माइनस आएगा तो ये हमारे पास डी प्रोटेक्शन होके NH2 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एनिलीन मिल रहा है यहाँ पर, तो बी और डी हमें एनिलीन दे। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द अंडरलाइंड एटम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, +4 +3 और +6, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, +3, यहाँ पर +7 -3, ये भी नहीं, +5 +6 -2, ये भी नहीं, +5 +3 और -2, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। CH3COCl का AlCl3 के साथ रिएक्शन, फिर NaOCl के साथ रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहला रिएक्शन कौन सा है, बेंजीन का रिएक्शन CH3COCl के साथ, तो ये हमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है AlCl3 के साथ, तो ये हमें कीटोन मिल जाएगा। और इसका रिएक्शन फर्दर NaOCl के साथ है तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा, ये है आइडोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, क्लोरोफॉर्म साथ में मिल जाएगा। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, P gives a carboxylic acid on acidified Q gives poisonous gas on exposure to air। अगर हम इसका रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पर हमें बेंजोइक एसिड मिल जाएगी, बिल्कुल सही बात। और क्लोरोफॉर्म जब भी एयर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बना देता है, पॉइजनिंग गैस, जो कि बहुत ही हार्मफुल गैस है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट ही हमारा सही हो जाएगा। टू मोल्स ऑफ आइडियल गैस है अंडरगो फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन मतलब यहाँ पर इंसुलेटर की बात की जा रही है। Q0 मतलब सराउंडिंग के साथ कुछ भी आपका इंटरेक्शन नहीं है, तो डेल्टा एस सराउंडिंग क्या हो जाएगा, यहाँ ही से पता चल गया हमें, डेल्टा एस सराउंडिंग 0 है। तो डेल्टा एस सराउंडिंग कहाँ कहाँ 0 है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो हमारा 2 और 3 में से कुछ होगा ऑप्शन। अब ये कहा गया कि डेल्टा एस सिस्टम क्या होगा, तो यहाँ से हम जानते हैं कि डेल्टा एस सिस्टम फ्री एक्सपेंशन के लिए 0 नहीं होता, तो ये भी ऑप्शन हमारे पास खत्म, तो ऑप्शन सेकेंड आ गया। तो इस तरीके से देख सकते थे। अब 4.606 R कैसे आ रहा है, तो डेल्टा एस सिस्टम के लिए होता है NR ln V2/V1। ठीक है, n कितना दिया गया हमारे पास 2 और 10 R ln 100/10, तो 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2R, तो 2 इंटू 2
2 इंटू 2.303 इंटू आर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 606 इंटू 4606 आर, 4606 आर। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है। फॉर एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन द आर्हेनियस प्लॉट इज गिवन बाय, ये आर्हेनियस प्लॉट दिया गया है। उसके बाद हमारे पास डाटा क्या क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू हमें दी गई है, आर की वैल्यू दी गई है, के की वैल्यू दी गई है, और पूछा क्या गया है हमसे, टेम्परेचर। ग्राफ के अकॉर्डिंग टेम्परेचर के साथ रिलेशन क्या होगी हमारे पास, हम जानते हैं कि ln k इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, ये ग्राफ दिया गया था ln k वर्सेस 1/t का। अब यहाँ से हमें k पता है, e पता है, r पता है, लेकिन ln a नहीं पता। तो यहाँ से हमें ये वाला क्या होगा, हमारा इंटरसेप्ट। तो ln इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी देगी है, 6। तो ln e स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस ये हमारे पास कितना है, 6.64 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू क्या दी गई है, 8.3 इंटू टी। तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी वैल्यू, 2, और यहाँ पर और ln e 1 हो जाता है, तो 6 माइनस 6.640 डिवाइडेड बाई 8.3 इंटू टी। तो यहाँ पर करेंगे -4 इक्वल टू -6.640 डिवाइडेड बाई 8.3 इंटू टी। तो टी इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 6.64 डिवाइडेड बाई 8.3 इंटू 4। तो यहाँ पर 32, 6.64 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 2, 20 के आसपास, और ये हमारा 0। तो 200 के पास अप्रोक्स आएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है 200 के अप्रोक्स, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। कैलकुलेशन जब भी ऑप्शन देखो ना, कैलकुलेशन देखो, यहाँ पर 200 है, यहाँ 125, 250, 150, गैप बहुत ज़्यादा है, गैप ज़्यादा है। ठीक है, गैप ज़्यादा है। तो गैप जब ज़्यादा होगा तो हमेशा अप्रॉक्सीमेशन मेथड लगाना आप लोग। यहाँ एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते तो बहुत टाइम आप लोग का चल जाता। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सॉल्यूशन फॉर्म बाय मिक्सिंग 2 लिक्विड। तो हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन है, फॉर्म राउथ लॉ थ्रू आउट द कंपोजिशन, बिल्कुल ठीक है, शुरू से लास्ट तक सेम रहता है। मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन CHCl3 और CH3CO CH3, यहाँ पर क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो नेगेटिव डेविएशन देगा, सही बात है। एनिलीन और फेनॉल ये क्या करते हैं, ये भी नेगेटिव हाइड्रोजन नेगेटिव क्या देंगे, डेविएशन हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, इंट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ए और बी सही है। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ Ne2, मतलब हमारे पास 20 इलेक्ट्रॉन है। हमें पता है O2 के पास 16 इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास आते हैं पाई स्टार, ठीक है, पाई स्टार में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 16, 17, 18 भर दिए आपने, 2 तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, सिग्मा स्टार 2p2 में, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर इसको और दूसरे तरीके से करते तो आपको पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ती नियॉन की, तो जो कि आपका टाइम टेकिंग हो जाता। तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में करो, हमेशा ऑक्सीजन को एक मान लो कि हाँ ऑक्सीजन के पास इतना ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहते हैं, तो वहाँ से आप
क्योंकि ऑक्सीजन का हमें जनरली याद रहता है, ठीक है, कि पाई में है इलेक्ट्रॉन, तो उसी के रिस्पेक्ट में कितने ऐड करने होंगे, कितने निकालने होंगे, तो उस हिसाब से देख सकते हैं। For a salt XY which is a strong electrolyte, the plot of lambda m versus root c has a slope of -19 Simon centimeter square mole -3/2 लीटर 1/2। कंसंट्रेशन की वैल्यू दे दी गई है लैम्डा एम, वाई माइनस की वैल्यू पूछी गई है। तो वाई माइनस के लिए हमें सबसे पहले लैम्डा नॉट एम की वैल्यू जाननी होगी। तो हमारे पास ऐसा कोई रिलेशन है लैम्डा एम रूट सी और लैम्डा नॉट एम का? यस। कौन सा? डीबे हकल का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होती है? डेल्टा एम इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस बी रूट सी। ये हमारे पास हो जाता है। और यहाँ पर हमें स्लोप दे दिया गया है। स्लोप हमारे पास क्या है? माइनस बी की वैल्यू है -90, तो बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 90, सी की वैल्यू है हमारे पास 10⁻², ठीक है। और लैम्डा एम की वैल्यू है हमारे पास 145, लैम्डा एम की वैल्यू है 145। तो यहाँ हमारे पास 145 है। लैम्डा नॉट एम की वैल्यू चाहिए हमें, बी की वैल्यू 90 इंटू 10⁻², तो 145 लैम्डा नॉट एम -19 इंटू 10⁻1, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? लैम्डा नॉट एम -9, तो लैम्डा नॉट एम कितना आ जाएगा हमारे पास? 154 के आसपास, ठीक है। तो लैम्डा नॉट एम एक्स वाई के लिए हमारे पास आ गया 154, और लैम्डा नॉट एम एक्स की वैल्यू हमें पता है, लैम्डा नॉट एम वाई माइनस की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर वैल्यू दी गई है, एक्स की वैल्यू दे दी गई 74, तो ये हमारे पास 74 प्लस लैम्डा नॉट एम वाई माइनस की वैल्यू है, तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी? लैम्डा नॉट एम वाई माइनस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 80 के आसपास। ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शंस द करेक्ट ट्रेंड इन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसकी होती है? क्लोरीन की, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास केमिस्ट्री के क्वेश्चन। यहाँ पर देखा जाएगा फिजिकल के क्वेश्चन कुछ कुछ मतलब टाइम टेकिंग थे और कुछ कुछ लेंदी थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने नीट में कभी पहले पूछे नहीं गए हैं, ठीक है। जो जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया कार्नोट साइकिल का क्वेश्चन, ये पूछा नहीं गया। पहले पूछे जाते थे इस तरह के क्वेश्चन, तो अब नहीं पूछे जाते हैं। इस तरह का क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, अब नहीं पूछे जा रहे हैं। तो इन्होंने पुराने क्वेश्चन को फिर से पूछ दिया है, ठीक है। जैसे सिग्निफिकेंट फिगर, ये सिलेबस से हट गया था लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। और ये क्वेश्चन, ठीक है, ये सब क्वेश्चन टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे। आरएनएस का क्वेश्चन, काइनेटिक्स के सारे क्वेश्चन डेरिवेशन से बनाए गए थे। तो फिजिकल अगर ऑर्डर बोला जाए, अगर इसका एनालिसिस बताया जाए, तो फिजिकल केमिस्ट्री टाइम टेकिंग थी और टफ थी। उसके बाद ऑर्गेनिक, क्योंकि डायरेक्ट नहीं पूछी गई थी ऑर्गेनिक कोई भी रिएक्शन। और कुछ कुछ क्वेश्चन आपने ऑर्गेनिक के देखे ही होंगे कि ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो न्यूमैन के प्रोजेक्शन के फॉर्म में पूछे गए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते थे, अब पूछे गए हैं। फिर इनऑर्गेनिक, अगर जिनका कॉन्सेप्ट अच्छा है वो लगभग अगर देखा जाए, एक मिनट, तो यहाँ से
कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए जाएं तो कुछ क्वेश्चन किए जा सकते थे। ठीक है, तो ओवरऑल बात करें तो मॉडरेट से डिफ़िकल्ट ही रहा है पेपर। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के कारण। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।